मेरे प्रिय मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि पिछले दिनों रूस के कजान शहर में ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। मैं इसी विषय पर आज आप सबसे बातें करूंगा, लेकिन पहले एक छोटी सी सूचना देना चाहूंगा। आपको मालूम है कि AFE-IES ने अपने ऑनलाइन कोर्स पर 3,500 रुपए का डिस्काउंट घोषित किया था, जो दीपावली यानी कि 31 अक्टूबर तक था। 3,500 रुपीज का डिस्काउंट, लेकिन फुल कोर्स पर। इसके बाद से स्टूडेंट्स के लगातार बहुत से अनुरोध आने लगे, रिक्वेस्ट आने लगे कि सर प्लीज इसकी डेट को कुछ बढ़ा दें। तो उनके इस रिक्वेस्ट का सम्मान करते हुए अब इस डिस्काउंट की डेट बढ़ाकर 10 नवंबर कर दी गई है। 10 नवंबर तक आप 3,500 रुपए के डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। आपको जानकारी होगी कि ये हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है, इसकी टोटल कॉस्ट कीमत जो है केवल 14,500 रुपए है, और उसमें से अगर आपको 3,500 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है तो यह कोर्स आपको मात्र 11,000 रुपए का पड़ेगा। इसके लिए आपको डिस्काउंट कोड का इस्तेमाल करना होगा। मैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए डिस्काउंट कोड बता देता हूँ। कैपिटल लेटर में आपको लिखना होगा डी यानी दिल्ली, DEEP, दीप जिसे आप कहेंगे DEEP 3500, यानी कि दीप 3500। आप ऐप पर जाकर के या वेबसाइट पर जाकर के बाकायदे इस कोड का इस्तेमाल करते हुए 10 नवंबर तक 3,500 रुपए के डिस्काउंट का लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं, ब्रिक्स का कजान शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है और मैं अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को बताना चाहूंगा कि इस पर बाकायदे मेरा लेक्चर है, उसे आप ध्यान से सुने। उस लेक्चर के माध्यम से आप ब्रिक्स की ताकत को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। यहां उसे दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। इसका जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो कजान शहर में हुआ है, KAZAN। ये जो शहर है ये रूस में है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और ब्रिक्स के बारे में जो एनालिटिकल जानकारी आपकी होनी चाहिए वह मेंस में संभावित होती है। रूस का कजान शहर, जिसकी आबादी लगभग मात्र 12 लाख के आसपास है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये जो कजान शहर है ये वोल्गा और कजानक नदी के संगम पर स्थित है। मैं वोल्गा की बात इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है गंगा से वोल्गा तक या वोल्गा से गंगा तक। मुझे अभी राइटर का नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये उस वोल्गा नदी के किनारे संगम पर स्थित है कजान शहर। ये शिखर सम्मेलन था। देखिए, शिखर सम्मेलन, शिखर आप किसको कहते हैं? टॉप पर, जो बिल्कुल ऊंचाई पर हो, सबसे टॉप में जो चोटी है पर्वत की, उसे हम शिखर कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यह सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें भाग लेने वाले जो लोग होंगे वे उन देशों के सरकार के प्रथम व्यक्ति होंगे, यानी सरकार के प्रधान होंगे। वो राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, वो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, वो उनके अपने अपने संविधानों के अनुसार होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर मैं आपसे पूछूं कि इस शिखर सम्मेलन में भारत के किस लीडर ने भाग लिया होगा, तो निश्चित तौर पर आपका उत्तर होना चाहिए प्रधानमंत्री जी ने। याद रखिए, राष्ट्रपति ने नहीं। राष्ट्रपति हमारे राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन जो सरकार के प्रमुख हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उन्होंने इस शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इसीलिए कोई भी सम्मेलन हो, यदि वह शिखर सम्मेलन है तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें जो भाग लेने वाले लोग हैं वो अपने अपने देशों के हेड हैं, प्रमुख हैं। तो उनकी कही गई बातें, उनके द्वारा किए गए वायदे, सहमति अपने आप में बहुत ज्यादा वजन रखते हैं। प्री एग्जामिनेशन की ही दृष्टि से आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस बार के शिखर सम्मेलन का जो मुख्य विषय था वो था बहुपक्षवाद को मजबूत बनाना। बहुपक्षवाद यानी कि इस संगठन के जो सदस्य हैं उनके और दूसरे जो राष्ट्र हैं, हम देखें कि कैसे हम उन्हें मजबूत बना सकते हैं। यहां आपको एक झलक थोड़ी सी मिल रही होगी कि बहुपक्षवाद को मजबूत बनाने के पीछे क्या कोई और भी
सोच है। आपको मालूम है कि भारत ने साउथ ग्लोबल का नारा दिया है। साउथ ग्लोबल मतलब वे देश जो अभी विकास के दौर में हैं या अभी भी पिछड़े हुए हैं, कैसे उनका विकास किया जाए। और भारत के विकास की जो ये नीति है, ये बेसिकली समावेशी विकास की नीति है। तो कैसे हम जो विकासशील राष्ट्र हैं उन्हें मजबूत करें। इसका दूसरा रूप ये भी हो सकता है कि कैसे हम पश्चिमी राष्ट्रों की दादागिरी का मुकाबला करें, क्योंकि पश्चिमी राष्ट्र सारी चीजों को अपने ढंग से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, दुनिया को अपने हिसाब से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम कैसे सब मिलकर उसका मुकाबला करें। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि जो ब्रिक्स संगठन बना था 2009 में बना था, उस समय 4 देश इसके सदस्य थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ। तो पहले ये ब्रिक था, इसके बाद हो गया वो ब्रिक्स। लेकिन इसी साल 1 जनवरी को 4 और नए सदस्य बनाए गए हैं। इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। ये 4 नए सदस्य राष्ट्र हैं मिस्र, ईरान, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। मिस्र, ईरान, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात। प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप ब्रिक्स की लोकप्रियता और इसकी बढ़ती हुई ताकत का अनुमान लगाइए कि अब लगभग 40 देशों ने ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया, इच्छा व्यक्त की है कि हम भी इस ब्रिक्स का सदस्य बनना चाहते हैं। और उन 40 देशों में से 36 देशों के प्रतिनिधि इस कजान शिखर सम्मेलन में आए। कल्पना करके देखिए कि जो ब्रिक्स संगठन है वो कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में कितनी हाई है। दोस्तों, सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में बातचीत हुई। तो सम्मेलन में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आए हैं वे मैं आपके सामने रखूंगा। आपको मालूम है कि जब कोई भी सम्मेलन होता है तो इसके बाद उसका घोषणा पत्र जारी किया जाता है। घोषणा पत्र का मतलब है कि सदस्य देशों ने यह निर्णय लिया है कि हम ये करेंगे। जैसे चुनाव के दौरान घोषणा पत्र होते हैं, संकल्प पत्र होते हैं, लगभग उसी तरह का ये भी घोषणा पत्र होता है। मैं घोषणा पत्र के अलग अलग पॉइंट्स पर नहीं जा रहा हूं। पूरे के पूरे घोषणा पत्र को देखने के बाद 3 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर हमारे सामने आते हैं। 3 सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जो पहला जो तथ्य है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसकी चर्चा मैंने अभी बहुपक्षवाद के संदर्भ में की भी है, वो ये कि आपको मालूम है कि किस तरह से अमेरिका किसी भी राष्ट्र पर एक तरफा प्रतिबंध लगा देता है। जैसे अभी रूस पर उसने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि उसके साथ आप व्यापार नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। ईरान पर भी उसने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि ईरान से आप तेल नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे। हालांकि भारत ने पूरी तरह से प्रतिबंध को स्वीकार नहीं किया। आप देखिए कि रूस के साथ हम बाकायदे तेल की खरीदी कर रहे हैं, ईरान से भी हमारे संबंध बेहतर हैं और हम कुछ न कुछ तेल वहां से भी मंगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो विरोध किया गया है कि ये जो एक तरफा प्रतिबंध अमेरिका लगाता है, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए कि जो पश्चिमी राष्ट्र एक तरफा जो प्रतिबंध लगाते हैं, हम उनका विरोध करते हैं कि व्यापारिक प्रतिबंध आप लगा देते हैं, हमें वो मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसका मतलब है कि पश्चिमी राष्ट्रों के विरोध में सीधे सीधे ब्रिक्स ने अपनी आवाज उठाई है। ठीक इसी तरह की विरोध में उठाई गई जो आवाज है घोषणा पत्र से जो स्पष्ट हो रही है, वो ये है कि हम जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को सुरक्षा का मुद्दा नहीं बनने देंगे। बात आपकी समझ में नहीं आई होगी। आपको मालूम है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका एक विंग है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। उसमें 5 देशों को वीटो अधिकार प्राप्त है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये 5 देश में से अगर एक भी डिसएग्री करता है तो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। लेकिन इसका जो कार्य क्षेत्र है वो सिर्फ सुरक्षा तक सीमित है, सिक्योरिटी तक, सुरक्षा तक। पश्चिमी देश अब ये कह रहे हैं कि ये जो जलवायु परिवर्तन का जो मामला है इसे भी सुरक्षा के साथ जोड़ा जाए, ये भी एक प्रकार से सुरक्षा का मामला है। कुछ पश्चिमी देशों की ये राय है। तो ब्रिक्स ने क्या कहा होगा आप बताइए। ब्रिक्स ने साफ साफ तौर पर कहा है कि जलवायु परिवर्तन को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विषय नहीं होना चाहिए,
साफ तौर पर कहा है। ये भी एक विरोध की बात हो गई। और दोस्तों, एक तीसरी जो बड़ी बात है वो भी देखिए कि कहीं न कहीं पश्चिमी देशों के विरोध में ही है, और वो ये है कि किस तरह से इजराइल गाजा पट्टी को बिल्कुल बर्बाद करने पर तुला हुआ और काफी कुछ उसने बर्बाद कर भी दिया है। तो घोषणा पत्र में बाकायदे इसकी निंदा की गई है, इस हमले की आलोचना की गई है और मांग की गई है कि जो इजराइल है वहां तुरंत मानवीय सहायता पहुंचाए और उनके खिलाफ जो उसने संघर्ष छेड़ा हुआ है उसे तत्काल रोके। ये 3 इंपॉर्टेंट बिंदु हैं इस घोषणा पत्र के। इसी के साथ ही एक दो जो और पॉइंट्स हैं उन्हें मैं आप सबके सामने रखना चाहूंगा। एक बहुत बड़ी बात ये की गई है कि ब्रिक्स देशों का जो अपना एक बैंक है जिसे हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, नव विकास बैंक, ये धीरे धीरे बहुत लोकप्रिय होता चला जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और जो विश्व बैंक है उन पर पश्चिमी देशों का दबदबा है। उसके विरोध में जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये पूरी तरह से विकासशील देशों के पक्ष में खड़ा है। वो बाकायदे ऋण उपलब्ध कराता है, विकास के लिए धन देता है, सस्ते ब्याज दर पर ऋण देता है और उन देशों की मुद्रा में ही ऋण देता है। तो ये हुआ कि जो विकास बैंक है इसे और ज्यादा विकसित किया जाएगा और ज्यादा इसे प्रभावशाली बनाया जाएगा। और यहां तक कहा गया है कि जो सदस्य देश हैं वे अपनी अपनी मुद्राओं में परस्पर व्यापार करने को प्राथमिकता देंगे, अपनी अपनी मुद्राओं में। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं में करते हैं जिसमें डॉलर सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि यहां भी आप देखिए कि कैसे ब्रिक्स बैंक जो डॉलर की पकड़ है उस डॉलर की पकड़ से छूटने की बात कर रहे हैं। हम अपनी अपनी मुद्राओं में करेंगे व्यापार, और आपको मालूम है कि भारत कई देशों के साथ ऐसा करने भी लगा है। और एक और पॉइंट है कि डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाएगा। ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वो आपस में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, ये थे घोषणा पत्र की महत्वपूर्ण बातें। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस घोषणा पत्र से भारत के कितने सीधे सीधे हित जुड़े हुए हैं, और निश्चित तौर पर इस घोषणा पत्र को तैयार करने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है और उस मंच पर भारत की ताकत पहले की तुलना में कहीं और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो फ्रेंड्स, इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही दोस्तों अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।